गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इल्बर्ट बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर इस बिल के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। स्टेटमेंट बी, इसे 2 फरवरी 1883 ईस्वी को विधान परिषद में पेश किया गया। स्टेटमेंट सी, इस बिल को लेकर हुए विवाद के कारण लॉर्ड लीटन अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए एवं ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। इल्बर्ट बिल क्या था? इस बिल को लेकर के विवाद हुआ, जिसे इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस बिल को लेकर के विवाद क्यों हुआ? 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में इस बिल को पेश किया गया। इस बिल के तहत जाति भेद पर आधारित न्यायिक अयोग्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके बीच यह भेद था तो यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीशों के बीच न्यायिक सुनवाई को लेकर के जो भेदभाव किया जाता था उसको इस बिल के द्वारा खत्म करने, समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब यूरोपीय व्यक्ति से संबंधित मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। इससे जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उनमें एक क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने इस बिल को अपने न्यायिक विशेषाधिकार पर कुठाराघात बताया, अपने न्यायिक विशेषाधिकार का हनन बताया। इसलिए यह बिल विधान परिषद में पारित नहीं हो सका और इसी इल्बर्ट बिल विवाद के कारण वायसराय लॉर्ड रिपन को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। लॉर्ड रिपन, जिसका कि कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी था, आपको यहां पर दिया हुआ है 1883। अगर आपको रिपन का कार्यकाल पता होता तो आप निश्चित रूप से यह बता पाते कि स्टेटमेंट सी लॉर्ड लीटन के द्वारा अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया गया, गलत है। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लीटन का कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी था। आपको ध्यान रखना है, इसे 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया। और यह एक्ट क्यों पारित किया गया? भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट के तहत वैसे पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया जो कि सरकार विरोधी नीतियों को उजागर करता था। सुरेंद्र
रवींद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आकाश से वज्रपात बताया गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस एक्ट के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे एक घातक पग बताया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा 30 सितंबर को निर्धारित है और यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आईएएस का एग्जाम तो होना ही है, जो कि आप लोग सभी को मालूम होगा। इसलिए आप लोग अभी से अपने अपने प्रैक्टिस में लग जाएं और जो भी पोर्शन आपका कमजोर है उस पर विशेष ध्यान दें। मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। आप लोग मेरी इस क्लास को इतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए उठ खड़ी हूँ, प्रोत्साहित होकर के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए प्रैक्टिस के साथ विद इन 15 दिन में आप लोगों का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास समाप्त कर दूं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से मैं आप लोगों को क्लास देती रहूं। ओके, अब बात उठता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषा अधिनियम के द्वारा किस किस पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, भारत मिहिर, खास करके सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने हेतु ही इस अधिनियम को लाया गया। आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम्स में यह भी पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय पारित किया गया, कब पारित किया गया, तो आपको निश्चित रूप से इस अधिनियम को ध्यान में रखना है। इल्बर्ट विधेयक से संबंधित क्वेश्चंस भी आईएएस के एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया, जो कामगारों के मजदूरी तय करने तथा मजदूर संघ बनाने से संबंधित था। स्टेटमेंट बी, एनएम लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन के संगठनकर्ता थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ना तो स्टेटमेंट ए और ना ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट बी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1881 ईस्वी में, जो कि सत्य है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय पारित किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड रिपन के समय में, जिसका की कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी था। देखिए 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ,
तो आपको ध्यान में रखना है 1881 में ही प्रथम नियमित जनगणना हुआ। और जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 में। किसके समय में? मेयो के समय में। लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुई। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। यह जो नियमित जनगणना हुई, इसमें हैदराबाद और राजपूताना को शामिल नहीं किया गया। आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। जो कामगारों के मजदूरी तय करने तथा मजदूर संघ बनाने से संबंधित था। कामगारों यानी बच्चे, महिला और वयस्क सभी श्रमिक इसमें आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यह जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित किया गया, वह सिर्फ चाइल्ड लेबर से संबंधित था, बाल श्रम से संबंधित था। और इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों हेतु काम के घंटों को तय किया गया। सबसे पहले 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में श्रमिक के तौर पर नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा, इसमें 2 घंटे से ज्यादा काम बाल श्रमिकों से नहीं लिया जाएगा। यानी बाल श्रमिकों हेतु श्रम की अवधि 9 घंटे निर्धारित किया गया। ओके, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रल विस्टा पुनरुद्धार परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन के निर्माण से। बी, संसद भवन के निर्माण से। ऑप्शन नंबर सी, सचिवालय के पुनरुद्धार से। एंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नए संसद भवन के पुनरुद्धार से, निर्माण से सेंट्रल विस्टा पुनरुद्धार परियोजना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, डोगरी किस राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। बी, जम्मू एंड कश्मीर। सी, मणिपुर। एंड डी, मध्य प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब के कुछ भागों में बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी। बी, सिंधी। सी, डोगरी। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोगरी। डोगरी को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ओके, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुसूची 8 यानी संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।